जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल लर्न विद SKP में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों। मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। कब दोस्तों? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था अरब आक्रमण के समय? सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। महमूद गजनी दोस्तों, महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? अलप्तगीन था, तुर्क सरदार था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सबुक्तगीन था। कौन था? अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सबुक्तगीन था। महमूद गजनी सबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था महमूद गजनी? सबुक्तगीन का पुत्र। अपने पिता के कार्यकाल में गजनी खुरासान का शासक था। गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? 997 ईस्वी में, 27 वर्ष की अवस्था में दोस्तों गद्दी पर बैठा था महमूद गजनी। बगदाद का खलीफा अल-आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। किसने दोस्तों? यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दी थी? बगदाद का खलीफा अल-आदिर बिल्ला ने। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। कब किया था पहला आक्रमण? 1001 ईस्वी में। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। किसके विरुद्ध पहला आक्रमण किया था? जयपाल के विरुद्ध। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। किसमें दोस्तों? 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवादी के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। किस प्रतिमा को? रंगभूमि में रखवाया था। चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को किसने रखवाया दोस्तों? महमूद गजनी ने। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी कौन दोस्तों? 1024 ईस्वी सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। कब? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1024 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। कहाँ के शासक पर आक्रमण किया दोस्तों? अनिलवाड़ा के शासक पर आक्रमण किया था। और कितने लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी? 20 लाख दीनार की। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। किसने? जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी दोस्तों। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। जो अंतिम भारतीय आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था, जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु महमूद गजनी की? 1030 ईस्वी में।
अल-बरूनी, फिरदौसी, उलवी तथा फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन रहते दोस्तों गजनी के दरबार में? अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फर्रुखी। हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे दोस्तों। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। कौन? गौर। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो गौर था वो गौर का शासक बना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसे भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसने? जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था भारत पर और मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पूरी तरह परास्त किया। जो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1178 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पाटन गुजरात में। और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। गौरी द्वारा प्रमुख युद्ध कौन कौन लड़े थे इनको देखते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गौरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। कौन? मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। सल्तनत काल दोस्तों, सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कब किया था? 1206 ईस्वी को 24 जून। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। राजधानी कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? लाहौर में राजधानी थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का जोगड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला भी क्या कहा जाता था? लाख बख्श किसे कहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए। इसे लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह ने कितने महीनों तक शासन किया था? 8 महीनों तक शासन किया आराम शाह ने दोस्तों। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब? 1211 ईस्वी में कौन गद्दी पर बैठा था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तुर्किश
सुल्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर बना। इल्तुतमिश कौन था? इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। कहाँ से? पहले लाहौर में राजधानी थी और इल्तुतमिश ने दिल्ली में राजधानी बनाई। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। किसने दोस्तों? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की थी? पहली बार। पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था दोस्तों। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? अप्रैल 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की। देखते हैं दोस्तों, ये इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टांका एवं तांबा का जीतल। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। कौन कौन से? चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। कौन? शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया बेगम दोस्तों। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह धोगा, काबा एवं कुला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। कौन दोस्तों? रजिया। पर्दा प्रथा त्याग कर। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बराम शाह को बैठा दिया। किसने दोस्तों? तो ये तुर्की अमीर थे, इन्होंने मुइजुद्दीन बराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। बहराम शाह को। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया को पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया की हत्या कब कर दी? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। कहाँ? कैथल के पास। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। किसकी दोस्तों? बहराम शाह की हत्या कब कर दी गई थी? 1242 ईस्वी में बंदी बनाकर। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बहराम शाह की मृत्यु के बाद कौन? जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर
नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। किसने दोस्तों? बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। कब? 1246 ईस्वी में। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। कौन दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। किसका? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और किसका गुलाम था? बलबन इल्तुतमिश का। तुर्कान चैलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान चैलगानी का विनाश किसने किया था दोस्तों? बलबन ने। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन दोस्तों? बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। कौन? बलबन। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ करवाया? बलबन ने, फारसी रीति रिवाज से। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौ एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था दोस्तों? बलबन ने। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। किसने दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में, जो फारसी थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। आया खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब? 13 जून 1290 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाली, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में पड़ता है, पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अमीर खुसरो का जन्म? पटियाली में हुआ था। और कहाँ? कब? 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जो खुसरो के गुरु का नाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। कौन? जो अमीर खुसरो थे, जो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। इन्हें तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तूतिए हिंद। तूतिए हिंद का मतलब क्या दोस्तों? भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। किसका दोस्तों? सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को। और दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने क्लूखरी को अपनी राजधानी बनाया।
किसको दोस्तों? किलोखरी को। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। जलालुद्दीन की हत्या किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। कब? 1296 ईस्वी में। कहाँ? काड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी दोस्तों इसकी हत्या। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन कब बना? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। किसने दोस्तों? सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के बाद। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्या दोस्तों? जो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। भू राजस्व की दर का क्या कर दिया था? उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। जो लूट का धन होता था उसमें पहले 1/2 भाग लिया जाता था, अब इसने कितना 3/4 भाग लेना चालू कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति को शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। क्या जो दोस्तों जो कम तौलता था उसे उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। किसने? मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। किसे दोस्तों? दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका इसका निर्माण कराया दोस्तों? जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल। कौन कौन दोस्तों? जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। किसके दोस्तों? दैवी अधिकार के सिद्धांत को। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। क्या दोस्तों? दीवान ए रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। बाजार नियंत्रण के लिए दोस्तों बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार थे। हाँ दोस्तों, दीवान ए रियासत कौन होता था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? दीवान ए रियासत। सेना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। जो बाजार का अधीक्षक होता था उसे क्या कहते थे? सेना ए मंडी। अब दोस्तों बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। जो बरीद होता था वो बाजार के अंदर घूमता था, उसका निरीक्षण करता था, उसे क्या कहते थे? बरीद। और मुनहियान व गुप्तचर, जो मुनहियान या गुप्तचर होता था तो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल। कौन दोस्तों? ये मुनहियान या गुप्तचर जो होता था वो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। कौन? मुनहियान या गुप्तचर। देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब
को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया था? मलिक याकूब को अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। कौन? वस्तुओं की परमिट कौन जारी करता था दोस्तों? परवाना नवीस। सेना ए मंडी, यह खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। कौन दोस्तों? जो सेना ए मंडी होता था वो खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। कहाँ पर? सराय ए अदल में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में मिलती है। जो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही किसने लिखी थी दोस्तों? जियाउद्दीन बरनी ने। खज़ाइनुल फ़तूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फ़तूह हस्सलातीन इसामी की कृति है। इसामी की कृति है। किसकी दोस्तों? इसामी की कृति है। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से मिलती है। किससे? जो आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से मिलती है। खज़ाइनुल फ़तूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फ़तूह हस्सलातीन इसामी की कृति हैं। किसकी? इसामी की कृति हैं। ये दोस्तों जो खज़ाइनुल फ़तूह किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। और रिहला इब्न बतूता ने लिखी थी। और फ़तूह हस्सलातीन इसामी ने लिखी थी। किसने दोस्तों? इसामी ने। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मूल्य नियंत्रण बनाने किसकी? मुहतसिब और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी दोस्तों। ये मुहतसिब कौन होता था? सेंसर कहते थे मुहतसिब को। नाजिर कौन होता था? नाप तौल का अधिकारी जो होता था उसे नाजिर कहते थे। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। किसने दोस्तों? राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क एवं इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर कौन था दोस्तों? दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था चराई कर। और गड़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था गड़ी कर। गड़ी कर किस पर लगाया जाता? घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था गड़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कब? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। किसे दोस्तों? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। कब बैठा था दिल्ली गद्दी पर? 1316 ईस्वी में। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। कौन दोस्तों? मुबारक खिलजी। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसने दोस्तों? मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
कौन दोस्तों? मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन? खुसरो खान। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। सुनो दोस्तों, खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खान ने। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। तुगलक वंश। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मोहतस एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। इसे दोस्तों जो राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर किस भूमि में बदल दिया? खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, गड़ी कर, जो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कब दोस्तों? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। किसे दोस्तों? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। लगभग कितने साल हुआ दोस्तों? 78 वर्ष। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। कब बैठा? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। किसको पराजित किया था? खुसरो खां को पराजित किया था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। कितनी बार? 29 बार जो मंगोलों ने आक्रमण किया था उसे विफल कर दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। किसने दोस्तों? गयासुद्दीन ने। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया था। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। कौन दोस्तों? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया शहर बसाया था। किसने दोस्तों? तुगलकाबाद नया शहर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों। रोमन शैली में निर्मित इस शहर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता था। किसको दोस्तों? इस दुर्ग को किस नाम से जाना था? ये जो एक रोमन शैली में निर्मित दुर्ग बनवाया था उस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता? 56 कोट के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी? 1325 ईस्वी में, जो बंगाल के अभियान से लौट रहे थे जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन दोस्तों?
जूना खां का दूसरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु किसे कहते दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। अमीर-ए-कोही नामक विभाग की किसने स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी और इसका नाम दौलताबाद रखा था। किसने दोस्तों? जो ये राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी और इसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए। कौन कौन दोस्तों? पीतल और तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। जो पीतल होता था ये फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार। पीतल का चलवाया था फरिश्ता के अनुसार और तांबा का चलवाया था बरनी के अनुसार। धातुओं के सिक्के चलवाए थे जिसका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं थीं, क्रमशः कौन कौन से इनको देख लेते हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी 1326 से 1327 ईस्वी में, और राजधानी परिवर्तित की थी 1326 से 1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329 से 1330 ईस्वी में, और खुरासान एवं कराचिल का अभियान शुरू किया था दोस्तों। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में। जो अफ्रीकी यात्री था, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। किसे दोस्तों? इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। रेहला किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता की पुस्तक है। वो कौन? रेहला। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। किसने? इब्न बतूता ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। कब दोस्तों? 20 मार्च 1351 ईस्वी में हो गई थी इसकी मृत्यु, और थट्टा के निकट गोडाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कहाँ? महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बरनी लिखता है, अंततः लोगों का उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। किसने लिखा है दोस्तों? बरनी ने क्या लिखा? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल हीम
दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ कहाँ दोस्तों? बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजुदन में शेख मुल्तान के कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। इसका दोस्तों फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक हुआ कब? 20 मार्च 1351 ईस्वी को। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। कब? पुनः जो फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि दी गई। किसे? फिरोज तुगलक को। किसके द्वारा? खलीफा द्वारा। किसकी उपाधि दी गई? कासिम अमीर उल मोममीन की। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। इसने तो जो 24 कष्टदायक कर थे उसने उस सभी को हटा दिया। किसने? फिरोज तुगलक ने। और कौन कौन से लगाए? खराज को क्या कहते? लगान। खुम्स, युद्ध में लूट का माल जो हुआ करता था वो खुम्स कहते थे। जजिया एवं ज़कात, 4 कर लगाए। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। क्या दोस्तों? जो फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया था जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। 300 नए नगरों की स्थापना किसने की थी दोस्तों? फिरोज तुगलक ने। इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं? हिसार, फिरोजाबाद जो दिल्ली के पास में है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं दोस्तों। इसके शासनकाल में खिजराबाद जो टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। किसके शासनकाल? फिरोज तुगलक के शासनकाल में जो खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? फिरोज तुगलक ने दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। किसके लिए? अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? फिरोज तुगलक के समय में 1,80,000 दास थे इसके समय में। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की थी। दीवान-ए-बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। किस लिए? दासों की देखभाल के लिए। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। किसने? फिरोज तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था दोस्तों। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए-फिरोज शाही की रचना की थी। फतूहात-ए-फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज तुगलक की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स-ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। किसने? दोस्तों शम्स-ए सिराज और जियाउद्दीन बरनी को संरक्षण किसने प्रदान किया था? फिरोज तुगलक ने। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी एवं विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जो 1300 ग्रंथ लूटे थे कहाँ से?
ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से, जिसमें से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। फारसी में अनुवाद करवाया था दोस्तों इनका। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिक कहा जाता था। अद्धा एवं बिक किसे कहा जाता था? जो चांदी एवं तांबे के मिश्रण के से निर्मित सिक्के चालू करवाए थे, उन्हें कहते थे अद्धा एवं बिक। फिरोज तुगलक ने चालू करवाए थे। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई दोस्तों फिरोज तुगलक की मृत्यु? 1388 ईस्वी में। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है दोस्तों। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाही दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? कोटला फिरोजशाही दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने, दिल्ली में। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश का? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसने दोस्तों? तैमूरलंग ने जो आक्रमण किया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, कब? 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर एवं जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी नासिरुद्दीन के समय में। सैयद वंश। अब सैयद वंश के बारे में देखते हैं। 1414 से 1451 ईस्वी दोस्तों। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक है? 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा। किसने दोस्तों? खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा था। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग का सेनापति। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। किसने दोस्तों? तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। किसे? खिज्र खां को। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। इसको? शाहरुख को। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई थी। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? 20 मई 1421 को हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। किसने दोस्तों? जो खिज्र खां का पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। जो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक है वो किसकी है दोस्तों? अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था दोस्तों? जो अलाउद्दीन आलम शाह था वो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक। अब आया लोधी वंश दोस्तों। 1451 से 1526 ईस्वी। 1451 से 1526 ईस्वी तक
लोधी वंश का शासनकाल रहा दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किसके? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। किसको दोस्तों? प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने कराया था दोस्तों? बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन दोस्तों? बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। कौन दोस्तों? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन दोस्तों? जो बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खां, 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की दोस्तों? सिकंदर लोधी ने की थी। कब? 1504 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? सिकंदर लोधी ने किया था गजे सिकंदरी का प्रचलन। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने का सुल्तान सिकंदर लोधी था। जो गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। किसने दोस्तों? जो सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी के नाम से। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने दोस्तों? इस सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी के नाम से। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों एवं मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने दोस्तों? सिकंदर लोधी ने। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। किसने? सिकंदर लोधी ने। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इसका पुत्र दोस्तों? गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। कब दोस्तों? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। कौन दोस्तों? इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण दिया था?
जो पंजाब का शासक था दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। कहाँ के दोस्तों? ये मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर के द्वारा करवाया गया था। मोट की मस्जिद का निर्माण। अब सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान होता था केंद्रीय प्रशासन का मुखिया। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। किसके समय? बलबन और अलाउद्दीन के समय जो अमीर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। जो अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके समय में था? लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहा गया था। अब दोस्तों जो सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? मंत्रिपरिषद को मजलिस से खलवत कहते थे। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। किसकी दोस्तों? जो मजलिस ए खास था उसमें मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों, अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें? बार ए खास में। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। किसमें दोस्तों? बार ए आजम में। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग जो वजीर कौन होता था? प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुबालिक, जो महालेखाकार होता था, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। कौन दोस्तों? मुशरिफ ए मुबालिक। मजमुआदर, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। कौन? मजमुआदर। खजीन कौन होता था? कोषाध्यक्ष दोस्तों, खजीन होता था कोषाध्यक्ष। आरजे ममालिक कौन होता था? दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? आरजे ममालिक। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। कौन? सद्र उस सुदूर। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? काजी उल कजात। वरीद ए मुबालिक, गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। कौन दोस्तों? वरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। कौन? जो वकील ए दर होता था वो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात, दान विभाग, जो दान विभाग होता था उसे क्या है? दीवान ए खैरात। और दीवान ए बंदगान, दास विभाग होता था उसे दीवान ए बंदगान कहते थे। दीवान ए इश्तिहाक, पेंशन विभाग जो होता था उसे दीवान ए इश्तिहाक कहते थे। पेंशन विभाग होता था। और ये विभाग दिए गए हैं, बनाने वाला सुल्तान दिया गया दोस्तों। दीवान ए मुस्तखराज किसने बनाया था? जो वित्त विभाग होता था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान ए कोही, जो कृषि विभाग होता था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए अर्ज, जो सैन्य विभाग होता था वो बलबन ने बनाया था। दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए बंदगान। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए इश्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दोस्तों। राजस्व कर व्यवस्था देख लेते हैं दोस्तों। उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। ये उस्र क्या होता था दोस्तों? उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। क्या? उस्र। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। वो कौन होता था? ये जकात क्या था? मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था वो जकात। संपत्ति का जो 40वां भाग होता था क्या होता था? जकात। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था जजिया। खम्स, यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्ति संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान
का अधिकार था। किस पर दोस्तों? जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। खम्स क्या होता है दोस्तों? ये लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग तथा जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा था। इसको छोड़कर दोस्तों, फिरोज तुगलक को छोड़कर। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। कितने दोस्तों? दिल्ली सल्तनत था कितने प्रांतों? अनेक प्रांतों में बटा हुआ था दिल्ली सल्तनत, जिसे एकता या सुबह कहा जाता था। ये प्रांत इसे क्या कहते थे? एकता या सुबह कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित किया जाता था। किसके द्वारा? नायब या वली या मुफ्ती के द्वारा संचालित किया जाता था। एकताओं को सिखों क्या कहते थे? जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। जो एकताओं का प्रमुख कौन होता था? सिकदार। सिखों में जो एकता थे वो सिखों में विभाजित थे, और वहाँ का जो प्रमुख होता था सिकदार होता था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। जो आमिर था वो कौन था? परगने का आमिल था, जो परगने का मुख्य अधिकारी था, और मुशर्रिफ था वो लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। कौन? मुशर्रिफ। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देख रेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। कौन दोस्तों? अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या 100 गांवों की देख रेख। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। कौन होता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? खास खेल नाम दिया गया था सुल्तान की स्थायी सेना को। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। ये मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। और जो सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। जो सुल्तान की स्थायी सेना थी उसको क्या कहते थे? खास खेल कहते थे दोस्तों, सुल्तान की स्थायी सेना को। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्रात कहा जाता था। जो गोला फेंकने वाली मशीन थी उसको क्या कहते थे? सल्तनत काल में मंगलीक और तथा अर्रात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा किसने समाप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। किसने की थी दोस्तों एकता प्रथा की शुरुआत? फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। किसमें? सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्क से, अरब से एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में हाथी कहाँ से मंगाए जाते थे? बंगाल से। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थे। जो सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। जो ये मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन थे? कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। ये दोस्तों 10 अश्वारोही, जो 10 अश्वारोही बराबर किसके बराबर होता था? एक सरे खेल के बराबर होता था 10 अश्वारोही। 10 सरे खेल बराबर 1 सिपह सालार होता था। 10 सिपह सालार बराबर 1 अमीर होता था। 10 अमीर बराबर 1 मलिक होता था, और 10 मलिक बराबर 1 खान होता था।
आगे देखते हैं दोस्तों। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सुल्तान कितनी बार? 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होता था सल्तनत काल में। सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया था। क्या कहा गया था? सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा गया था? मुक्ताई कहा गया था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। क्या कहलाता था? मसाहत। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। किसकी? मसाहत की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। जो खालसा भूमि होती थी वो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित किया था। जो दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में किसने परिवर्तित किया था? अलाउद्दीन ने। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन दोस्तों? जो देवल था ये सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था दोस्तों। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, स्थान और प्रसिद्धि के कारण। जो स्थान था और प्रसिद्धि के कारण क्या था? जो सरस्वती था, सरस्वती स्थान था, वो अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। जो सरस्वती था। अनिलवाड़ा था, जो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में था। कौन? अनिलवाड़ा। सतगांव था, रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन? नील उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध था? आगरा। बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। कौन? ये बनारस था, सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। थैंक यू दोस्तों।